हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल AA एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक में हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे? DPSP भाग नंबर 4। कौन सा भाग पढ़ा रहे थे मेरे दोस्त? तो भाग नंबर 4 पढ़ा रहे थे। कौन सा भाग? भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 का विषय क्या है मेरे दोस्तों? DPSP। आशा करता हूं कि आप लोगों को DPSP का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, DPSP का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। DPSP का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के ऊपर ये छोड़ा गया है, ये आपको राज्य दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आप लोगों को कहां तक पढ़ा दिया था मेरे दोस्त? अनुच्छेद नंबर 39 तक। 39 तक पढ़ाए थे, आगे पढ़ाने का प्लान कर रहे थे, तब तक आपका क्या हुआ? क्लास कट गया था। ठीक है, तो चलिए आपको आज भेंट कराता हूं अनुच्छेद नंबर 40 से। किससे भेंट कराने का काम करता हूं मेरे दोस्त? अनुच्छेद नंबर 40 से। चलिए देखिए, अनुच्छेद नंबर 40 का विषय क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 40 का विषय है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रावधान या उल्लेख। ग्राम पंचायत का प्रावधान या उल्लेख। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रावधान या उल्लेख। देखिए, इसको लिखने के लिए जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय किसके किसके बीच? गांधी जी के बीच और अंबेडकर के बीच का हुआ घमासान युद्ध छिड़ गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी कहते थे कि शुरू में ही, यानी फंडामेंटल राइट्स में ही किसको रख दीजिए? ग्राम पंचायत को रख दीजिए। लेकिन BR अम्बेडकर साहब कहते थे कि हमारे भारत के जो लोग हैं अभी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी ग्राम पंचायत की व्यवस्था को लागू करना अभी सही नहीं होगा। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि नहीं रखा जाएगा, गांधी जी कह रहे थे कि रखा जाएगा। दोनों लोगों के बीच में मतभेद हो गया। ठीक है, मतभेद होने का कारण यही था कि नेहरू गांधी जी कह रहे थे कि रखा जाएगा और BR अम्बेडकर कह रहे थे कि नहीं रखा जाएगा। ये तो कह रहे थे, लेकिन कहने का आशय क्या था? कि गांधी जी के कहने का आशय था कि जब तक हमारा देश क्या है? ग्राम प्रधान देश है। ग्राम प्रधान का मतलब छोटे छोटे कस्बे से, गांव से बनकर मिलकर, जिला से मिलकर नहीं, छोटे छोटे कस्बे से मिलकर, गांव से मिलकर, कस्बा से मिलकर क्या बना है आपका? उस ऊपर चलिए, फिर बना है तहसील, ब्लॉक, ऐसे कर करके बना है। फिर जिला के बाद स्टेट के बाद आपका क्या बना है? एक सुदृढ़ देश बना है। तो गांधी जी अपना पक्ष रख रहे थे क्या? कि जब तक भारत के ग्राम का विकास नहीं होगा, यानी निचले लेवल का विकास नहीं होगा, तब तक भारत का विकास करना या पूरे भारत का विकास करना या इस भारत क्षेत्र का विकास करना संभव नहीं होगा। लेकिन उसी के विपरीत नेहरू जी की BR अम्बेडकर जी क्या कहते थे कि आप जो कह रहे हैं इसमें आपके भारत के पैसों का बहुत ज्यादा खर्च होगा। पैसों का क्या होगा? बहुत ज्यादा खर्च होगा। और जो बनेगा पैसों को करेक्शन कर लेगा, क्या करेगा? उसको अपने अंडर में ले लेगा, उतना विकास नहीं करेगा। ठीक है, इतना विकास नहीं करेगा। इस कारण दोनों लोगों में मतभेद हो गया और इस मतभेद को दूर करने के लिए आते हैं कौन? तो उनका नाम रहता है कौन? बिहार के निवासी आपके पहला राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा, सुनिए आप दोनों लोग काहे लड़ रहे हैं? नेहरू जी और BR अम्बेडकर जी काहे लड़ रहे हैं? इसको ऐसे जगह ठूस दीजिए, यानी इस अनुच्छेद को, किसको? ग्राम पंचायत का प्रावधान जो है इस वाले को ऐसे अनुच्छेद में रख लीजिए कि इसको राज्य के ऊपर छोड़ दीजिए। यानी जब राज्य के पास पैसा होगा तो राज्य लागू करेगा और राज्य के पास पैसा नहीं होगा तो राज्य लागू नहीं करेगा। एकदम बहुत सरल उपाय, एकदम सूझ गया। आए और उन्हीं के आधार पर कहने पर इसको किस में रख दिया गया? अनुच्छेद नंबर 40 में रख दिया गया। किसके कहने पर? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर उन्होंने कहा कि इसको कहें झगड़ा कर रहे हैं आप लोग, इसको रख दीजिए किसमें? ऐसे स्थान पर जहां पर राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाए, स्टेट के ऊपर छोड़ दिया जाए। स्टेट के ऊपर छोड़ने का मतलब ये है कि इसे किस में रख दिया गया? अनुच्छेद नंबर 40 में। ठीक है, लेकिन जब तक ये अनुच्छेद नंबर 40 में था, क्या यह प्रवर्तनीय है?
न्यायालय में प्रवर्तनीय है? नहीं है, ठीक है, नहीं था। तो इसको अभी तक कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्राम पंचायत का प्रावधान नहीं है, जैसे में दिल्ली में ग्राम पंचायत का प्रावधान नहीं है, ठीक है। इसको लागू करवाने के लिए क्या किया गया, तो एक संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन कराया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कराया गया। कब कराया गया 73वां संविधान संशोधन, तो 1993 में। कब किया गया, 1992-93, लेकिन आप सीधा सीधा जानिएगा 1993। लीजिए पूरा लिख देते हैं, 1992 और 93 में किया गया कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद नंबर 40 वाली बात को उठाकर मेरे दोस्त कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद नंबर 40 वाली बात को, यानी आर्टिकल 40 की बात को उठाकर कहां पर रख दिया गया, तो आर्टिकल नंबर 40 की बात को उठाकर 243 के क में रख दिया गया। कहां पर रख दिया गया, 243 के क में। देखिए मेरे दोस्त, अब हमको बताइए, जब तक यह कौन आर्टिकल नंबर 40 के बीच में था, क्या आप न्यायालय में जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। इसको कहां पर, कब, तो देखिए 73वां संविधान संशोधन कराया गया। कब कराया गया मेरे दोस्त, तो 1992-93 में। किसको, तो अनुच्छेद नंबर 40 की बात को अनुच्छेद नंबर 243 के क में रख दिया गया। कहां पर रख दिया गया, अनुच्छेद नंबर 243 के क में रख दिया गया। आज जब रखा गया तो उस समय किसकी सरकार थी मेरे दोस्त, उस समय प्रधानमंत्री आपके थे, उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में किसको, तो अनुच्छेद नंबर 40 को कहाँ 243 के क में किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद नंबर 40 से उठाकर रख दिया गया। रखने के बाद यह क्या बन गया, क्या बन गया, तो डीपीएसपी से हट गया। और फिर इसके बाद हम लोग क्या कहें, उस पर केस कर सकते हैं, वाद कर सकते हैं। जब तक यह डीपीएसपी में था कुछ नहीं कर सकते हैं, वह राज्य के ऊपर था, सरकार के ऊपर था, देगी या न देगी, ठीक है। तो कब, देखिए इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया मेरे दोस्त, 1992-93 में। 1992 और 93 में कहां पर उठाकर रख दिया गया, 243 के क में। किस में रखा गया, 243 के क में। चलिए देखिए, अब देखिए कब लागू किया गया, फैक्ट डेट देखिए, तो कब इसका प्रस्ताव आया था, 1992-93 में, ठीक है। तो चलिए देखिए, 20 अप्रैल 1993 को इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का कर दिए, साइन कर दिए। 20 अप्रैल राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। क्या दे दी, स्वीकृति दे दी। देखिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया 1992-93 में, और उसको कब लाया गया, तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने उसको क्या कर दी, स्वीकृति दे दी। राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को क्या कर दी मेरे दोस्त, स्वीकृति दे दी। अब 20 अप्रैल से 4 दिन बाद, यानी 24 अप्रैल 1993 को यह क्या कर दिया गया मेरे दोस्त, लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब पूछेंगे कि सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो सबसे पहले राजस्थान में किया गया। कहाँ पर किया गया, राजस्थान में किया गया। राजस्थान में किया गया। राजस्थान के कहां पर, तो नागौर जिला में किया गया। कहां पर, देखिए अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायत का प्रावधान या उल्लेख, यह जब तक डीपीएसपी था हम कुछ नहीं कर सकते थे, हाथ जोड़ के सरकार के दया पर बैठे थे, ठीक है। और इसमें आए कौन, पीवी नरसिम्हा राव। क्या बने थे उस समय मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में क्या किया गया, लाया गया, जिसे 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। और इसे
24 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। ठीक है, अब इसे लागू किया गया तो कहाँ रखा गया, तो अनुच्छेद नंबर 40 से उठाकर अनुच्छेद नंबर 243 के क में रखा गया। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, तो राजस्थान में, और राजस्थान के कहाँ पर, तो नागौर जिला में। कहाँ पर, तो राजस्थान के नागौर जिला में। स्क्रीनशॉट लेना है मेरे दोस्तों, ले लीजिए, नहीं तो इसको मिटाऊंगा और ये आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला अनुच्छेद मिलेगा, अनुच्छेद नंबर 41। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 41। चलिए देखिए, एक अनुच्छेद आपको पीछे भूल गए हैं, अनुच्छेद नंबर 39 का क। 39 के क में क्या मिलेगा, तो समान नहीं, उसमें मिलेगा निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद नंबर 39 के क में मिलेगा निःशुल्क विधि सहायता, यानी निःशुल्क मतलब अनिवार्य नहीं है, निःशुल्क मतलब फ्री, विधिक मतलब कानूनी, सहायता मतलब सहायता। फ्री में कानूनी सहायता आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर किधर, तो अनुच्छेद नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 41। अनुच्छेद नंबर 41 का विषय क्या है, अनुच्छेद नंबर 41 का विषय क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 41 का विषय जो है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं स्त्री प्रसूति सहायता। देखिए, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में काम, कामा शिक्षा, कामा स्त्री प्रसूति सहायता, स्त्री प्रसूति सहायता राज्य दिलाएगा। ठीक है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं स्त्री प्रसूति सहायता दिलाने का काम कौन करेगा, राज्य करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। देखिए कैसे, तो कुछ दशाओं में, ऐसी दशा जब आ जाए आप कुछ काम करने लायक न रहे। ठीक है, अर्थात बुढ़ापा में, क्या बुढ़ापा में, बुढ़ापा में मेरे दोस्त सरकार आपको क्या देती है, वृद्धा पेंशन देती है। देती है कि ना देती है, देती है। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, स्त्री एवं प्रसूति सहायता। ठीक है, काम, शिक्षा एवं स्त्री, काम, शिक्षा और लोक व्यवस्था पाने का। ठीक है, सॉरी, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता, स्त्री एवं प्रसूति सहायता नहीं, काम, शिक्षा एवं लोक सहायता, लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में क्या पाने का अधिकार मेरे दोस्तों, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, तो देखिए आपको काम मिलता है कुछ दशाओं में सरकार के ऊपर, हाँ मिलती है। प्रौढ़ शिक्षा मिलती है, हाँ। लोक सहायता मतलब, लोक सहायता का मतलब सरकार आपको पेंशन देती है। कौन सा पेंशन, तो वृद्धा पेंशन देती है और विधवा पेंशन देती है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। वृद्धा पेंशन का मतलब आप बूढ़ हो गए तो आप काम नहीं कर पाएंगे, काम कर पाएंगे ना। जब काम नहीं कर पाएंगे तो सरकार आपको क्या देती है, फ्री में सैलरी देती है, यानी पेंशन देती है। फ्री में क्या देती है, पेंशन। उस पेंशन को ही लोक व्यवस्था या लोक सहायता के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, कौन सी पेंशन, तो वृद्धा हो जाएंगे यानी बूढ़े हो जाएंगे तो उस समय आपको वृद्धा पेंशन मिलती है। यदि किसी स्त्री का पति मर गया हो तो उसे क्या मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है। कौन सी पेंशन, विधवा पेंशन मिलती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं आगे क्या, अनुच्छेद नंबर 41 हो गया। तो अब आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 42। चलिए देखिए अनुच्छेद नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 42, अनुच्छेद नंबर 42 का विषय क्या है, तो देखिए अनुच्छेद नंबर 42 का जो विषय है न्याय संगत काम। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 42 का विषय है
न्याय संगत काम, न्याय संगत काम, मनोचित दशा, मनोचित दशा, न्याय संगत काम, मनोचित दशा, कामा स्त्री एवं प्रसूति सहायता, स्त्री एवं प्रसूति सहायता कौन प्रदान कराएगा? राज्य। कौन प्रदान कराएगा? राज्य। देखिए, न्याय संगत काम, मनोचित दशा, स्त्री एवं प्रसूति सहायता कौन प्रदान कराएगा मेरे दोस्त? राज्य। देखिए समझिए, न्याय संगत काम, मनोचित दशा, स्त्री एवं प्रसूति सहायता, अनुच्छेद नंबर 41 के बाद अनुच्छेद नंबर 42 में 3 बातें कही गई हैं। कितनी बातें? 3। पहला वाला न्याय संगत काम। न्याय संगत काम का मतलब समझिए, न्याय संगत काम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी हेल्पर या नौकर ग्रुप डी में हो गया। क्या हो गया? ग्रुप डी में। ग्रुप डी में तनिका मेरे दोस्त क्या है? मेहनत वाला काम। चाहे तो कोई मजदूर हो गया, सरकारी मजदूर, ठीक है, सरकारी मजदूर हो गया, उसको भी न्याय संगत काम चाहिए। कैसे? वो क्या हुआ है? बीमार पड़ गया। क्या हुआ? बीमार पड़ गया। कहाँ है? ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप डी में है, वह बीमार पड़ गया, तो क्या उसको उतना ही काम कराएंगे? हाँ कराएंगे। हाँ, ये तो आपका कर्तव्य है कि उतना ही कराना है। लेकिन राज्य में जो डीपीएसपी में अनुच्छेद नंबर 42 में कह दिया गया न्याय संगत काम, जो ग्रुप डी में कुछ नौकर होते हैं या जो काम करवाने वाला स्टेशन के मालिक होता है, ठीक है, स्टेशन मास्टर होता है, वह ग्रुप डी में क्या कहेगा कि जो उस समय नौकर या उस समय जो हेल्पर या उस समय काम करने वाला कारीगर उसकी तबीयत खराब है, उसको न्याय संगत काम दिया जाए, तो उसको कुछ समय के लिए कौन किस काम से, मतलब ऐसे काम से जो कर नहीं पा रहा है, यानी बीमार पड़ गया, बुखार आ गया, प्लेटलेट्स डाउन हो गया उसका, उसकी रक्त कणिकाएं कमजोर हो गई, तो उसको क्या करेगा? कुछ समय के लिए उसे स्टेशन पर ही अपने पास ही हल्के कामों में क्या कर सकता है? लगा सकता है। ई का है न्याय संगत काम है। क्या है? न्याय संगत काम। मनोचित दशा। देखिए, मनोचित दशा का मतलब मन धन उचित बराबर मनोचित, मन धन उचित बराबर मनोचित। मनोचित दशा का मतलब ऐसा काम करवाना है कि उस व्यक्ति का मन उसमें क्या करे? लगे। जैसे मान लीजिए किसी महिला पुलिस है, महिला पुलिस दरोगा हो गई, और उसी महिला पुलिस में ही क्या है? कोई उसका कांस्टेबल है, उसके नीचे काम करने वाली है पुलिस है। अब उसको क्या हुआ? एकदम दवाई के बुखार हो गया, और उसको क्या कहेगी? मनोचित दशा। समझिए, उसको दवा के बुखार हो गया, अब फिर वो क्या कहेगी कि आज मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊंगी, तो उसका कर्तव्य बनता है मेरे दोस्त कि वह ड्यूटी पर जाए। ड्यूटी पर क्या करे? जाए। उसका कर्तव्य है कि उसको जाना है। लेकिन क्या मई या मार्च या अप्रैल के महीने में उस कड़कड़ाती धूप में उसको चौराहे पर लगा सकते हैं काम के लिए? हाँ, उसका कर्तव्य है कि लगना है। लेकिन यदि उसका जो उच्च पद का अधिकारी है, ऊपर पद का अधिकारी है, ऊपरी पद का जो अधिकारी है, उसको कुछ समय के लिए, जब तक उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही है, तब तक उस महिला कांस्टेबल को या किसी भी पुलिसकर्मी को उसे क्या कर सकती है? थाने पर ही रख सकती है। ई का है मनोचित दशा। उसका मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं, ऐसा राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। अगला देखिए, स्त्री एवं प्रसूति सहायता। स्त्री एवं प्रसूति सहायता गर्भवती महिलाओं को इसके तहत, गर्भवती महिलाओं को कहा? इसके तहत कितने महीना का? मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है और वह क्या हो गई? अध्यापक है। क्या है? अध्यापक है, या तो कुछ भी कर सकते हैं। हम अध्यापक को उदाहरण दे रहे हैं इसलिए कि मैं भी अध्यापक हूँ, ठीक है। क्या है? अध्यापक है। अध्यापक है और उसका पति भी का है? अध्यापक है, और दोनों लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अध्यापक है दोनों। अब मैडम जी, अब जो सर जी हैं उनकी मैडम जी का हो गई? प्रेग्नेंट। अब प्रेग्नेंट होने के बाद देखेंगे तो आपकी जो
नर्सिंग मेडिकल स्टोर होता है या नर्सिंग कॉलेज होता है, उसमें जो बड़े बड़े वहाँ पर जाएंगे दवा लेने के लिए, तो वो लोग आपको एडवाइस देते हैं 3 महीने या 2 महीने या कुछ महीने पहले से काम करने के लिए। ऐसे वैसे काम को नहीं करना है जिससे आपके बच्चे पर प्रभाव पड़े, ठीक है। तो उसमें कहते हैं का भारत सरकार ने नियम बनाया है, जो राज्य लागू करना चाहता है कर सकता है, नहीं लागू करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। क्या कहता है भारत सरकार के जो डीपीएसपी है उसमें कहा गया है कि 3 माह पहले बाबूजी को नहीं, उसकी मम्मी को, जो लड़कवा आने वाला है बबुआ, उस बबुआ के मम्मी को 3 महीना पहले और 3 महीना बाद, कब लड़कवा पैदा होने से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक उस मैडम जी को यानी उस बबुआ की मम्मी को क्या की जाएगी, छुट्टी दी जाएगी। अब भारत सरकार उसका पैसा भी नहीं काटेगी, भारत सरकार उसका पैसा भी क्या करेगी, नहीं काटेगी। ऐसा काम राज्य के ऊपर छोड़ा गया है, इसका काम क्या किया गया है, राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। राज्य चाहे तो उसे क्या कर सकता है, काट भी सकता है। कुछ कर पाएंगे ना, कुछ कर पाएंगे ना। अनुच्छेद नंबर 37 में कह दिया गया कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय या वाद विवाद योग्य नहीं होगा। तो सुनिए, स्त्री एवं प्रसूति सहायता में वो बबुआ की मम्मी को कम महीना पहले 3 और कम महीना बाद तक 3 महीना बाद तक काट की जाएगी, छुट्टी दी जाएगी। लेकिन वो बबुआ की मम्मी और वो बबुआ के पीछे जो सारा कांड करने वाला है, उस बबुआ का पापा यानी वो अध्यापक या मास्टर साहेब, वो मास्टर साहेब के क दिन छुट्टी मिली, तो मास्टर साहेब के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, कब बबुआ होखले से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद तक का दी जाएगी, छुट्टी दी जाएगी। कहाँ है कि सुनिए, जब उसकी मैडम जी की तबीयत खराब है तो मैडम जी को लेकर आवे जाए, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, उसी में दिन तारीख का होता है, टरता रहता है। तो उसमें भैया उसका दिमाग कहाँ पर रहेगा, अपने मैडम जी के पास रहेगा कि बबुआ की मम्मी क्या कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है का। तो इसी कारण वह क्या करेगा, अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। जब नहीं पढ़ा पाएगा तो इसी कारण भारत सरकार का की है, बबुआ की जो बबुआ आने वाला है उसके पीछे जो सारा कांड किया है उस बबुआ का पापा यानी वो बाबू के पापा जो आने वाले हैं, और उसको क दिन 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक भारत सरकार क्या करेगी, छुट्टी देगी। काहे कि बरई वरई बिता के एकदम स्कूल में या तक गर्दा में कुल के मिठाई उठाई छेना उना लेके या लड्डू उड्डू खिया दिया, ठीक है। अब 3 महीना बाद काहे मम्मी को कहा गया कि 3 महीना बाद मम्मी भी क्या करेंगी, तनी हल्दी गुड़ उड़ बढ़िया से एकदम का होता है पी के एकदम बढ़िया से निमना जाएंगी, और निमना के बाबू के लेके चल बबुआ झुनझुन्ना लेके चल देंगी का पढ़ाने के लिए, बाबू के यहीं पर दाबेंगी, झुनझुन्ना लेंगी, चल देंगी का पढ़ाने के लिए। तो मेरे दोस्त अनुच्छेद नंबर 42 में कितने बातों का अनुसरण करता है राज्य, 3 बात। पहला वाला न्याय संगत काम, दूसरा वाला मनोचित दशा, तीसरा वाला स्त्री एवं प्रसूति सहायता। कितना महीना पहले 3, कितना महीना बाद 3, कितना महीना पहले बाबू के यानी उस पापा को जो बबुआ आने वाला है 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, और उसका पैसा भी भारत सरकार नहीं काटेगी। यदि काट लेगी तो कुछ करेंगे ना, बाबू लिख के देख ला, अनुच्छेद नंबर 37 में कह दिया गया है यह न्यायालय में वाद विवाद योग्य नहीं होगा। और सुनिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो आपकी केरल सरकार है लीगल, ठीक है, यानी वैध एडवाइस महीने में 3 से 4 दिन की छुट्टी देती है। कहाँ है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। ये समझ सकते हैं आपकी महिलाओं की मेरे दोस्त, यह क्या है, महिलाओं की यह क्या है, प्राकृतिक है, इसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो महिलाओं को केरल सरकार वर्तमान में 3 से 4 दिन का, एक महीने में 3 से 4 दिन का क्या देती है, छुट्टी देती है। कहाँ छुट्टी देती है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। किसके लिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। कितने महीने की छुट्टी देती है, तो एक महीने में 3 से 4 दिन का। यदि नहीं देगा तो कुछ कर पाएंगे ना। लेकिन मैं तो हर एक राज्य सरकार से या भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दोस्त कि देने का कष्ट करें। वो भैया प्राकृतिक है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 43 देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 43 में क्या मिलेगा, तो अनुच्छेद नंबर 43 में मिलेगा, अनुच्छेद नंबर 43, अनुच्छेद नंबर 43 में क्या मिलेगा मेरे दोस्त, अनुच्छेद नंबर 43 में मिलेगा निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य
मजदूरी। अनुच्छेद नंबर 43 में मिलेगा निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी किसी भी जो आपका काम करने वाला है, कौन काम करने वाला, नौकर हो या काम करने वाला कोई कारीगर हो, उसको उतना पैसा दीजिए कि उसके जीवन का क्या हो सके, निर्वाह हो सके। ठीक है, इसका कैसे देखिए एकदम इसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है। अनुच्छेद नंबर हमने आपको 23 में बताया है क्या, बलात् श्रम। अनुच्छेद नंबर 23 में बलात् श्रम, यानी काम भी करवाला हो के पैसा भी न दा। ठीक है, तो कुछ पैसा दे देंगे तो अनुच्छेद नंबर 23 का हनन नहीं होगा। जब अनुच्छेद नंबर 23 का हनन नहीं होगा तो वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाएगा। तो देखिए इसमें इस समय क्या करते हैं, निर्वाह योग्य मजदूरी नहीं मिलती है, सही में नहीं मिलती है। देखिए यानी कोई व्यक्ति दिन भर काम किया, उसको क्या करेंगे, 200-300 रुपया थमा देंगे, 200 या तो 300 रुपया क्या करेंगे, थमाएंगे। आज जान लीजिए भैया आज जाएगा कहाँ पर, ठर्रा के दुकान पर, मारेगा 65 वाला 2 गो, 65 दूना के कितना हुआ, तो जोड़ लीजिए 130। और घरे बाल बच्चा भी हैं, बाल बच्चा भी हैं और उसको भी लेकर जाना है, तो कहा गया है का कि इतना मजदूरी दिया जैसे ओकरे जीवन का के करे, जोन कारीगर या मजदूर हो ओकरे जीवन का हो सके, निर्वाह हो सके, का हो सके, निर्वाह। तो अनुच्छेद नंबर 23 में कहा है निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी जैसा काम कराइए उसके अनुसार का दीजिए, मजदूरी दीजिए। किसकी जिम्मेदारी बनती है, तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है। किसकी जिम्मेदारी बनती है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त अनुच्छेद नंबर 43 में हमने आपको क्या बता दिया, निर्वाह योग्य मजदूरी। अनुच्छेद नंबर 43 का क देख लेते हैं, कौन देख लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 43 का क, अनुच्छेद नंबर 43 का क। अनुच्छेद नंबर 43 के क में किसका वर्णन मिलता है, तो अनुच्छेद नंबर 43 के क में जो वर्णन मिलता है कि कामगारों की भागीदारी, किसकी भागीदारी, कामगारों या कारीगरों की भागीदारी, कारीगरों की भागीदारी। देखिए कामगारों या कारीगरों की क्या मेरे दोस्त, भागीदारी, यानी जब कोनो काम में किसी भी काम को करने जा रहे हैं, किसी भी नए काम को करने जा रहे हैं या किसी भी काम को कर रहे हैं, यदि उसमें कुछ काम बदलना है तो उसमें जो उस कामवा को कर रहे हैं, ठीक है, तो मजदूर काम कर रहे होंगे, मजदूर को हम कामगार या कारीगर के नाम से जान सकते हैं। तो जो उस कामवा को कारीगर या मजदूर मेरे भैया कर रहा है, उस काम में करने वाले मजदूर से भी आप पूछताछ करेंगे कि आई कामवा करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है कि ना, तो कौन कहेगा कि हाँ ठीक है, नून रोटी खाएंगे, ठीक है ना, ये आपकी सोच का है, फर्क है। ठीक है, तो देखिए कामगारों की भागीदारी, अनुच्छेद नंबर 43 के क में किसका वर्णन मिलेगा, कामगारों की भागीदारी, यानी किसी भी काम को करने से पहले उसमें कर रहे व्यक्ति या कर रहे कारीगर या कर रहे कामगार से पूछताछ करेंगे। अनुच्छेद नंबर 43 का ख, अनुच्छेद 43 का ख, अनुच्छेद नंबर 43 का ख, इसमें कहा गया है सहकारी समिति, इसमें क्या कहा गया है, सहकारी समिति, यानी सहकारी समिति को इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव, OPRATIV, कोऑपरेटिव। इसका मतलब समझिए, सह मतलब साथ साथ, यहां पर समझिए सह मतलब साथ साथ, सह मतलब साथ साथ, आकारी मतलब करने वाला, अर्थात जिसमें व्यक्ति मिलकर जिसमें कोई व्यक्ति मिलकर कहां साथ साथ मिलकर काम करें, उसे किसके नाम से, सहकारी समिति के नाम से जाना जाता है। को मतलब साथ साथ, ऑपरेटिव मतलब कार्य करने वाला, यानी ऐसे व्यक्ति जो साथ साथ मिलकर काम करें, यानी कई व्यक्ति झुंड बना के काम करें, उसे किस नाम से जाना जाता है, सहकारी समिति के नाम से जाना जाता है।
समझिए कैसे इसका, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई नहर निकालने का काम का कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक का जाएगी नहर जाएगी, और उस नहर से का आएगा पानी आएगा, और उस नहर से गांव के जो खेत हैं उसमें क्या किया जाएगा सिंचाई की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी सिंचाई। तो अब हमको बताइए का भारत सरकार अपने जो मुख्य कर्मचारी है उनको भेजेगी कि गांव में किस किस कुलाबा से पानी लेकर जाना है, उनको भेजेगी कि उस गांव में से ही कुछ लोगों को चुन लेगी और चुन कर का बना देगी सहकारी समिति बना देगी। क्या बना देगी सहकारी समिति बना देगी। जैसे कोऑपरेटिव का नाम सुनेंगे जहां पर खाद उद बिचा दे। ठीक है भैया, जैबा लोगन आधार कार्ड लेके हाथ का अंगूठा लगैबा आ लिखवैबा पैसा जमा करबा 2 बोरा चाहे 4 बोरा खाद लदवा लेके चलीबा। लेकिन इस समय वो सबका करने करप्शन, नो करप्शन नो इलेक्शन, इलेक्शन में भी करप्शन है। भारत सरकार के पैसवा से नेता होता क्या करते हैं अपना चुनाव लड़ते हैं। जैसे समझिए भारत सरकार ने कोई बिल या विधेयक पास कर दिया, पास करने के बाद उसमें पैसा मिलेगा, और पैसा जो मिलेगा उसका कम दाम में रोड चाहे बनवा देगा, और रोड के लिए पैसा पास हुआ, और किसी खेल के मैदान के लिए पैसा पास हुआ, किसी सरकारी मशीन के लिए पैसा पास हुआ, कम पैसा में कमवा करवाई के ठीक है क्या करते हैं पैसा रख लेते हैं कौन, वही नेता नगारी। ठीक है, तो आई उसी तरह समझिए कौन सहकारी समिति वाले, सहकारी समिति पर भैया क्या करेंगे जाएंगे आप ना, तो आपको कहेगा कि खाद नहीं है, अब तनी सब बड़ा आदमी जाएगा तो कहेगा कि कितना बोरा चाहिए बबुआ, बोल कितना बोरा चाहिए साहब, तब साहेब आ जाइए। और जब आपका इसी भारत में निम्न वर्ग का जाएगा कोई व्यक्ति, निम्न वर्ग का मतलब हम जाति से नहीं कर रहे हैं, निम्न वर्ग का मतलब पैसा से वर्ग, पैसा से कमजोर है यदि जाएगा तो उसको वह कोऑपरेटिव वाला जो वहां पर काम करने के लिए सरकारी कर्मचारी बैठा है वह कहेगा कि पैसा अरे खाद उद नहीं है, या तो सरकारी गल्ला के दुकान पर जाएंगे तो वो कहेगा कि नहीं है। अब तनी बड़ लेवल का व्यक्ति जाएगा, पैसा से बड़ लेवल का व्यक्ति, तो तुरंत कहेगा कि हाँ मिल जाएगा। ठीक है, कितना बोरा चाहिए, तब कहेगा कि कितना बोरा चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले फैक्ट के साथ। अनुच्छेद नंबर 44 से 51 तक लेकर चलने का काम करूंगा। ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इस कारण आपको भी परेशानी ना हो, इस कारण वीडियो छोटा छोटा बना रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।